नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। जो ब्रिटिश की ग्रोथ हुई उससे क्या प्रभाव पड़ा। द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द मराठाज वर द स्ट्रोंगेस्ट राइवल्स ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो मैसूर और मराठा किंगडम थे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट एक दूसरे के राइवल्स थे, ठीक है, यानी प्रतिद्वंदी थे। द ब्रिटिश लॉन्च वार अगेंस्ट बोथ, और दोनों के खिलाफ ही ब्रिटिश ने लड़ाई लड़ी। वार विद मैसूर, मैसूर के साथ जो लड़ाई लड़ी गई। हैदर अली 1761 से लेकर 82 तक, एंड टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1999 तक वर पावरफुल रूलर, और मैसूर के बहुत पावरफुल रूलर थे। दे अपोज द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर के खिलाफ थे। मैसूर वाज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड सैंडलवुड। मैसूर जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर था किसका, स्पाइसेस मसाले और चंदन की लकड़ी का व्यापार का, ठीक है, यानी वहाँ इन्हीं चीज़ों का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। टीपू सुल्तान जिसको कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रोल था इस व्यापार पर। ही प्रिवेंट लोकल मर्चेंट फोर्स फ्रॉम सेलिंग दिस प्रोडक्ट टू कंपनी। तो लोकल मर्चेंट्स को बचाता था इस सामान को कंपनी को बेचने से। टीपू सुल्तान ऑल्सो हैड अलायंस विद फ्रेंच। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ एक गठबंधन भी कर लिया था, उनके साथ हाथ भी मिला लिया था। एंड विद देयर हेल्प, और उनकी हेल्प से उसने अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा उसका आधुनिकरण भी कर लिया था, मॉडर्नाइज भी कर ली थी आर्मी, जो कि ब्रिटिश को अच्छी ने ये बात। द कंपनी वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ मैसूर, और जो कंपनी थी वो मैसूर का क्या है फ़ायदा उठाना चाहती थी, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी और मैसूर के बीच में 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है, जिनको एंग्लो मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्रिटिश बैटल टू, और कौन कब लड़ाई गई है, 1767 से लेकर 69 तक, 1780 से लेकर 84 तक, 1790 से लेकर 92 तक, एंड 1799 तक, ओके। इन जुलाई 1781 ब्रिटिश आर्मी अंडर आईपे कोटे डिफीटेड हैदर अली। 1781 में ब्रिटिश आर्मी ने आईपे कोटे के कंट्रोल में उनके अंडर रहकर हैदर अली को हरा दिया। कहाँ पर, पोर्टो नोवो में, और उसको कैप्चर कर मद्रास जो था उसको अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है, जो कि चेन्नई है आजकल। आफ्टर हैदर अलीज डेथ इन दिसंबर 1782 में जब हैदर अली की डेथ हो गई तो इस वॉर को उनके बेटे ने इसको जारी रखा। उनका बेटा कौन था, टीपू सुल्तान। इन 1799 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 4th एंग्लो मैसूर, और 1799 में जब 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई एंग्लो तक, 1799 तक 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई ब्रिटिश के और मैसूर के बीच में, तो एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लेकिन जो 4th लड़ाई थी उसमें क्या है, टीपू सुल्तान हार गया। ही प्राउडली डिक्लेयर्ड दैट इट वाज बेटर टू डाई लाइक अ सोल्जर, और उसने बहुत ही गर्व से डिक्लेयर कर दिया कि एक सोल्जर की तरह मरना बहुत ही अच्छा है, बल्कि इसके कि हम जो है देन वी लिव मिसरेबल डिपेंडेंट ऑन द इनफेडल इन लिस्ट ऑफ देयर पेंशन राजास एंड नवाब्स की। हम अगर हम राजा जो है, या हम राजाओं की तरह या फिर नवाब की तरह क्या है पेंशन लेकर जिए, उससे अच्छा तो ये है कि हम जो है एक सिपाही की तरह मर जाए, ठीक है, यानी इससे भयानक और कोई चीज़ नहीं हो सकती। टीपू सुल्तान डेड ऑन 4 मई 1799, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टन, और जहाँ पर कहाँ पर हुई थी, उसकी जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम में थी, ठीक है। वॉर विद मराठास, मराठा के साथ जो लड़ाई लड़ी गई। मराठा वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट, मराठा जो है बहुत सारे स्टेट में डिवाइड थे। दीज स्टेट वर अंडर द रूल्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज़, और ये स्टेट जो थे अलग अलग डायनेस्टी के, अलग अलग वंशों के कंट्रोल में थे, ठीक है, उनके अधिकार में थे, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ठीक है। दीज स्टेट वर हेड टुगेदर इन कॉन्फिडेंसी अंडर अ पेशवा, और ये सारे स्टेट क्या थे,
के अंडर आते थे पेशवा के अंदर, ठीक है। ये जितने भी स्टेट थे सब इकट्ठे होकर पेशवा की कॉन्फिडेंसी में आते थे। द पेशवा वॉज इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मराठास। और जो पेशवा था वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे मराठा के। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है। 3 मेजर वॉर्स वर फॉट बिटवीन ब्रिटिश फोर्स एंड मराठा और ब्रिटिश के बीच में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। दे आर एज फॉलोज। वो कौन सी थी? द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, पहली कौन सी थी? एंग्लो मराठा वार, जो कि 1775 से लेकर 82 तक लड़ी गई। फर्स्ट वॉर वॉज बिगिन विद टेरिटरी ऑफ सूरत। पहली लड़ाई की शुरुआत कहाँ पे हुई? सूरत की जो टेरिटरी थी उसके साथ। और एंड कहाँ पर हुआ? सालबाई की टेरिटरी के साथ, ठीक है। यानी जब ये लड़ाई शुरू हुई तब भी एक टेरिटरी से शुरू हुई और जब ये ख़त्म हुई तब भी एक टेरिटरी पर ही ख़त्म हुई। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803-1805। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार थी 1803 और 1805 के बीच में अलग अलग फ्रंट्स पर, सीमाओं पर लड़ी गई थी, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकेंड वॉर, जब सेकेंड वॉर ख़त्म हुआ, ब्रिटिश गेन टेरिटरीज ऑफ उड़ीसा एंड दिल्ली आगरा। और ब्रिटिश को ये वॉर ख़त्म होने से उड़ीसा, आगरा और दिल्ली की जो टेरिटरीज थी वो मिल गई थी। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से लेकर 19 तक लड़ी गई। मराठा पावर वाज फाइनली क्रूज्ड इन थर्ड वार। और तीसरी वॉर तक मराठा की पावर जो है बिल्कुल ही कुचल दी गई थी। पेशवा वाज रिमूव्ड, उनको हटा दिया गया था और उनको कहाँ पर भेज दिया था? बिथूर में, जो कि कानपुर के पास है। और उनकी टेरिटरी को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ही वाज गिवन पेंशन, और उनको पेंशन दे दी गई थी। यानी पेंशन पर उनको जीवित, पूरी लाइफ तक, जब तक वो जीवित थे तब तक पेंशन पर उनको जिंदा रहना था। अदर मराठा चीफ वर ऑल्सो फोर्स टू गिव अप देयर टेरिटरीज। और दूसरे मराठा चीफ को भी फोर्स किया गया अपनी टेरिटरीज को देने के लिए। एंड वर नो लॉन्गर अलाउड टू कीप एन आर्मी। लेकिन उन्हें लंबे समय तक कोई भी आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805। लॉर्ड वेलेस्ली के कंट्रोल में, अंडर में जो ब्रिटिश थी, उनका एक्सपेंशन कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ। द ईयर 1757 मार्क बिगनिंग ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। और जो 1757 का जो ईयर है वो भारत में कंपनी के रूल की शुरुआत को माना जाता है। इन अबाउट 100 ईयर्स, 100 सालों के टाइम में द कंपनी रूल एक्सपेंडेड टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया। इस 100 साल तक जो उन्होंने 100 सालों तक का जो टाइम है, कंपनी ने लगभग भारत के हर एक हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और ये पीरियड जो था, इसको देखा जाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के तौर पर, ठीक है। द कंपनी रेडी लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। कंपनी ने कभी ही ऐसा कोई डायरेक्ट मिलिट्री अटैक जो है लॉन्च किया था किसी भी स्टेट पर भारत के। इसकी बजाय इंस्टीड द कंपनी यूज्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू इंक्रीज इट्स फुटहिल्स एंड फाइनली टू अनेक्स किंगडम। और इसकी बजाय कंपनी ने क्या यूज़ किया? राजनीतिक, आर्थिक या कोई डिप्लोमेटिक किसी भी चालाकी से उन्होंने अपने भारत में जो पैर जमाने उन्होंने मतलब उसको बढ़ाया, भारत में अपने पैरों को, अपने विस्तार को बढ़ाया और अपने राज्य में बहुत सारे राज्यों को मिलाना शुरू कर दिया। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बने। ही एक्यूट टेरिटरीज थ्रू हर। और उन्होंने किस तरीके से अपनी टेरिटरी को बढ़ाया? कौन सी थी वो? सबसे पहले सिस्टम ऑफ द सेकेंड था आउटराइट वॉर, ठीक है। वॉर के दौरान मतलब या तो किसी भी तरीके से फोर्स से या फिर सब्सिडी अलायंस से। अब सब्सिडी अलायंस क्या होता है? ये तो सब्सिडी अलायंस जो था ये सब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत क्लेवर मूवमेंट था ब्रिटिश का। सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग सब्सिडी अलायंस वाज वेरी क्लेवर मूव बाय द ब्रिटिश टू टेक एडवांटेज ऑफ द रिवलरीज अमोंग इंडियन रूलर। और बहुत ही क्लेवर, चालाकी वाला कदम था ब्रिटिश का। इसका फ़ायदा हुआ उन्हें, ठीक है। जो उनके प्रतिद्वंदी थे, इंडियन रूलर थे, उससे उनको बड़ा फ़ायदा मिला ब्रिटिश को। दे आस्क्ड द रूलर टू एक्सेप्ट द पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश एंड साइन सब्सिडी टेरिटरी विद दैम। उन्होंने रूलर से पूछा कि आपको हमारी जो पैरामाउंटेसी है वो एक्सेप्ट करनी है
एंड और क्या करना है, सब्सिडरी जो टेरिटरी है उसको साइन करना है। इन रिटर्न, इसके बदले में ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके इंटरनल रिबेलियन से, एंड जो बाहर के राइवल्स जो हैं, जो उनके बाहर के प्रतिद्वंदी है, अगर वो अटैक करते हैं तो भी हम आपको बचाएंगे। द इंडियन रूलर साइंड सब्सिडी अलायंस हैड टू एग्री टू फॉलो इन कंडीशन, और जो इंडियन रूलर थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को सब्सिडी टेरिटरी को साइन किया था, वो उनको और क्या क्या चीज़ें माननी पड़ती थी। ही वुड नॉट कीप एन आर्मी ऑफ वॉर, और वो क्या है, अपनी कोई भी आर्मी नहीं रख सकते थे। सेकेंड, ही वुड कीप अ ब्रिटिश आर्मी, वो सिर्फ ब्रिटिश आर्मी रख सकते थे। ये तो एक फोर्सफुली सब्सिडी कहा गया था। विच वाज सपोर्टेडली फॉर हिज प्रोटेक्शन, और जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए होगी। एंड पे फॉर इट्स मेंटेनेंस, और क्या है, इसके लिए उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और उसकी प्रोटेक्शन भी सब उनको ही करनी पड़ेगी। ठीक है। द रूलर कुड ऑल्सो सीड पार्ट ऑफ टेरिटरी टू ब्रिटिश इंस्टीड द मेंटेनिंग ब्रिटिश आर्मी, और जो रूलर थे वो उनको क्या था, अगर अपनी कोई भी टेरिटरी का पार्ट भी वो ब्रिटिशर्स को दे सकते थे, किसकी बजाय, ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस के बजाय। ठीक है। ही वुड हैव टू टेक परमिशन, और उन्हें परमिशन भी लेनी पड़ती थी जब भी वो किसी भी दूसरी जो पावर हैं या दूसरी जो किसी भी अलग स्टेट के साथ, उनके साथ कोई भी अलायंस करना था, गठबंधन करना था, या फिर विद अनदर रूलर, किसी भी रूलर के साथ, या फिर उन्हें जो है किसी भी रूलर के साथ लड़ाई लड़नी थी, ठीक है, वॉर करना होता था, तो भी उन्हें ब्रिटिश से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रेजिडेंट वुड बी स्टेशनाइड एट द रूलर कोर्ट, और जो निवासी थे ब्रिटिशर, वो उनको क्या था, उन्होंने रूलर के जो कोर्ट थे दरबारों में उनको जो है ऑफिसर्स के तौर पर वहाँ पर उनको भेज दिया। ऑल्सो नो ऑफिसर टू एनी अदर यूरोपियन पावर वुड बी अलाउड इन द कोर्ट, और कोई दूसरे जो ऑफिसर्स थे वो भी उस कोर्ट में अलाउड नहीं थे। ठीक है। सिर्फ ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे यही इस कोर्ट में रह सकते थे। सब्सिडी अरेंजमेंट वाज वेरी एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश, सब्सिडी अरेंजमेंट था जो ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। दे कुड मेंटेन लार्ज आर्मी एट कॉस्ट ऑफ इंडियन रूलर, और वो क्या करते थे, बहुत बड़ी आर्मी तो रख सकते थे, और किसको उसका मेंटेनेंस देना था, किसको उसका फ़ायदा जो रख रखाव करना था, इंडियंस को। दे इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्ट अले, और वो क्या करते हैं, इस तरीके से इनडायरेक्टली तौर पर वो जो है इंडियन के जो डिफेंस मामले हैं या उनके जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनको वो है उनके कंट्रोल में आ गए थे। ठीक है। पूरी तरह से उनको जो प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो सब उन्हीं के अंडर में आ गई थी। एंड कुड ओवरथ्रू द रूलर एंड अनेक्स हिज टेरिटरीज वेन एवर दे विश टू, और क्या करते थे, वो उन रूलर को हटा भी सकते थे और उनकी टेरिटरी को अपने राज्य में मिला भी सकते थे। ऑल्सो द रेजिडेंट्स कुड इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स, और जो रेजिडेंट होते थे वो उनके राज्य के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते थे। ठीक है। और अफेयर्स ऑफ द किंगडम टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और जो कंपनी के फ़ायदे में रहेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंडियन रूलर हु एक्सेप्ट सब्सिडी अलायंस, जिन इंडियन रूलर ने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था वो टोटली ब्रिटिश के ऊपर डिपेंड हो गए थे। ही कुड नो लॉन्गर टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, और वो क्या थे, ब्रिटिश के साथ कोई भी लंबा डिसीजन वो स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते थे अकेले ही। ठीक है। द हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश आर्मी, और जो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने की कॉस्ट जो थी वो बहुत हाई थी, और ब्रिटिश जो है डिमांड करते रहते थे, जो रेजिडेंट थे वो कंस्टेंट डिमांड करते रहते थे। इससे क्या उनका जो खजाना था वो खाली होने लग गया। कंपनी साइंड द फर्स्ट सब्सिडी टेरिटरी विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और कंपनी ने पहली जो टेरिटरी थी वो हैदराबाद के निज़ाम के साथ साइन की। कब, 1798 में। इन 1801 में नवाब अवध के नवाब के साथ सब्सिडी टेरिटरी को साइन किया गया। 1802 में पेशवा बाजीराव के साथ सब्सिडी टेरिटरी जो कि साइन की गई बासेन में। और बहुत सारे मैनी चीफ्स ऑफ राजपूतानाज, राजपूत के बहुत सारे जो चीफ्स थे उनको एक्सेप्ट कराया गया ज़बरदस्ती कि ब्रिटिश की सुपरमेसी को, एंड साइन टेरिटरीज, और ज़बरदस्ती उनको साइन भी कराए गए।
विद दिस द ब्रिटिश बिकम सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, और इस तरीके से ब्रिटिश भारत की सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन गए। नेक्स्ट है ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। अंडर द गवर्नरशिप ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग की गवर्नरशिप में 1813 से लेकर 23 तक एक नई पॉलिसी जो थी पैरामाउंटेंसी की वो लाई गई, ठीक है, वो लागू की गई। अब इस पॉलिसी में क्या था, एज पर दिस पॉलिसी द कंपनी रूल वाज पैरामाउंट एंड सुप्रीम। इस पॉलिसी के अनुसार जो कंपनी का रूल था वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम था। एंड ऑल इंडियन स्टेट वर सपोज टू ओबे द पैरामाउंटेंसी ऑफ कंपनी रूल, और ये आशा की जाती थी कि जितने भी स्टेट हैं वो सब कंपनी को जो पैरामाउंटेंसी है कंपनी के रूल को ओबे करेंगे। द स्टेट विच फेल टू डू सो, जो ऐसा नहीं करते थे उनको फोर्सफुली अपने राज्य में मिला लिया जाता था। सम स्टेट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पैरामाउंटेंसी पॉलिसी, कुछ स्टेट ने इस पैरामाउंटेंसी पॉलिसी का विरोध किया। फॉर एग्जाम्पल द व्हेन ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स स्मॉल स्टेट नेम्ड किटूर इन कर्नाटका। एग्जाम्पल के तौर पर जब ब्रिटिश ने जो एक किटूर का छोटा सा स्मॉल स्टेट है कर्नाटका में, वहाँ पर क्या किया था, उनको अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की थी। तो वहाँ की रानी थी रानी चेन्नामन्ना, उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है, प्रोटेस्ट कर दिया, विरोध कर दिया। शी लीड आर्म्ड असिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स, और वो ब्रिटिश फोर्स के खिलाफ अपनी जो फोर्स थी उसको लेकर खड़ी हो गई, ठीक है, हथियार लेकर। ही वॉज डिफीटेड, और वो हार गई और उनको 1824 में अरेस्ट कर लिया गया। शी वॉज इम्प्रिजन्ड, और उनको कैद कर लिया गया। वेयर शी डेड 1829, जहाँ पर वो 1829 में डेथ हो गई उनकी। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ रानी चेन्नामन्ना की अरेस्ट के होने के बाद रायनाना जो कि पुअर चौकीदार थे संगोली के कित्तूर में, ठीक है, उन्होंने इस जो ब्रिटिश एनेक्सेशन के खिलाफ जो लड़ाई थी इसको जारी रखा। ही हैड सपोर्ट विद हिम, और उनके साथ पब्लिक का बहुत सपोर्ट था। ही डिस्ट्रॉयड मैनी कैंप, बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, और फाइनली उनको 1830 में उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है।